तो देखो हम बेसिकली रिकैप कर रहे हैं किसका, दो चैप्टर का। चैप्टर वन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ठीक है। दूसरा चैप्टर है चैप्टर टू, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इन्हीं दोनों चैप्टर का हम रिकैप कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, चैप्टर तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो एक बार हम ये देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्यों इतनी दिक्कत आ रही है, ठीक है। मेनली होता ये है ना कि जब भी आप 11वीं की फिजिक्स पढ़ते हो तो 11वीं की फिजिक्स थोड़ी सी ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती है, क्योंकि उसमें मोशन के बारे में बात होती है, गाड़ी चल रही होती है, मास है, एक्सेलरेशन है, तो उसको इमेजिन करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जब भी बच्चा ये दोनों चैप्टर पढ़ता है तो उसको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ भी हो जा रहा है इसमें, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इन सब का यूज़ है और डेली लाइफ में यूज़ है, और डेली लाइफ में कैसे कैसे यूज़ है उसी के बारे में डिस्कशन है। मतलब अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया तो आपको कुछ भी रटनी नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें ऑब्वियस लगेंगी, ठीक है, बिल्कुल ही, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, चार्जेस से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चार्जेस से। तो क्या होता है चार्जेस, तो बेसिकली देखो जब स्टार्टिंग हुई, मतलब यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई होगी, उसके बाद बहुत सारे डिस्कवरीज वगैरह हुई होंगी, तो चार्जेस की भी डिस्कवरी हुई होंगी। अब चार्जेस की डिस्कवरी हुई कैसे गई होगी, देखा गया होगा कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं, आपस में क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं। अब अगर केवल वो अट्रैक्ट करते या केवल वो रिपेल करते तो इसका मतलब कितने तरह के चार्जेस है, केवल एक ही तरीके का चार्जेस है। जैसे मान लो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव होता, वो रिपेल करता, ठीक है, समझ में आया। अब पॉजिटिव अगर पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है तो पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंडीशन में तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और किसी कंडीशन में इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। कहीं पे अट्रैक्शन हो रही थी, कहीं पे क्या हो रही थी, रिपल्शन। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव तो है, लेकिन इसके साथ एक और चार्ज है जिसको लगाने से फोर्स जो होता है वो कैसा हो जाता है, अट्रैक्शन का हो जाता है। तो इससे पता चला कि कम से कम कितने फंडामेंटल चार्जेस हैं, दो, क्योंकि दो तरीके के फोर्सेस थे, पुश और पुल। और जैसे ही दो चार्जेस करे गए तो उसके बाद थ्योरीज बहुत ज्यादा आसान होगी। हमने ये बोल दिया कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब इसने हमारी जो ये प्रॉब्लम थी कितने चार्जेस होंगे, दो चार्जेस होंगे, इस तरीके से क्वांटिफाई कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाई वी नीड टू स्टडी द चार्जेस, चार्जेस को स्टडी करना क्यों है, ठीक है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें आपने पढ़ा था एक टॉपिक, चार्जेस जब भी फ्लो करते हैं तो उससे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, जिससे हम फैन बल्ब ये सब जला सकते हैं, ये हमको पता चला। उसके बाद जो हमें सेकंड चीज पता चली वो ये कि चार्जेस अपने आप फ्लो नहीं होते, कि अगर मैं किसी भी बल्ब में केवल वायरिंग लगा दूं क्या बल्ब जल जाएगा, नहीं, कि एक बैटरी भी लगानी पड़ेगी, जो बैटरी उसको कुछ प्रोवाइड करेगी, जिसको हमने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना चार्ज मूव कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर बिना चार्जेस को स्टडी करे आपको डायरेक्टली जंप करा जाए उस पर, तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में क्या होना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत आइडिया। तो सबसे पहले ये शुरुआत करेंगे, हम चार्जेस को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे, चार्जेस को। इवन राइट नाउ अगर आप 11th की फिजिक्स से कनेक्ट करें तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था एक्शन रिएक्शन का, याद है, कि आप टेबल में बैठ रखे हो, क्योंकि आप टेबल पे क्या लगा रहे हो, एक्शन, और टेबल आप पे क्या लगा रहे हैं, रिएक्शन, और दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इस वजह से आप अभी भी टेबल पे क्या हो, बैठे हुए हो। बट इसको जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो ये एक्शन रिएक्शन लग किसकी वजह से रहा है, कोई बताएगा, किसकी वजह से आपको एक्शन रिएक्शन लग पा रहा है, किसकी वजह से बताओ, किसी को आइडिया, चार्जेस की वजह से, चार्जेस की वजह से एक्शन रिएक्शन लग रहा है आपको। कैसे, देखो अगर ये आपकी टेबल है, ठीक है, इसको इस तरह बना देते हैं, ये इसके दो डंडे हो गए, किसकी बनी है टेबल, एटम्स, एटम्स के अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो एटम है इसमें बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है, और इन एटम्स के अराउंड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इसमें जब भी कोई बंदा बैठता है, मान लो एक बुक ही मान लेते हैं, तो ये बुक इसके आर पार क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि नाउ टेबल के एटम्स और बुक के एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में,
या कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बट उनके बीच में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड? बुक के आइटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और टेबल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ में आया? और दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। भैया दो चार्ज रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो ये टेबल इसके एटम को रिपेल कर रही है और ये इसके टेबल को कर रही है। इसकी वजह से ही ये जो बुक है टेबल पर खड़ी हुई है। राइट नाउ आप भी टेबल पर इसी वजह से बैठे हो, क्योंकि आपके बॉडी के एटम्स और टेबल के बॉडी के एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं? रिपल्शन कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में एक्शन रिएक्शन का कॉज भी क्या है? चार्जेस। और ये टेबल खुद फ्लोर पे इसलिए है क्योंकि फ्लोर पे भी क्या है? एटम्स। ठीक है, किसकी वजह से? चार्जेस, अगेन चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस को स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो चार्जेस को हमने स्टडी करके क्या बनाया? दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। फिर हमने बोला कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी तो होंगी। क्या होंगी? प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या आई? तीन प्रॉपर्टीज थी, याद है किसी को? एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। तो एडिटिविटी बोलते थे चार्जेस को आप ऐड कर सकते हो। अब इसकी जरूरत क्यों है? बहुत सिंपल भैया, किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज निकालना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना होगा? तो उसने बोला भैया चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है, दूसरा क्वांटाइजेशन। अगर मैंने किसी चीज को रब किया, जैसे कभी वो नहीं था कंबल को ओढ़ो तो चार्ज उसमें रात में चमकता है वो, या बलून को ऐसे करो तो इसमें जाता है वो, तो कैसे होता है? क्योंकि एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता है किसमें? दूसरी बॉडी में। कितना चार्ज ट्रांसफर होता है उसको स्टडी किया गया। क्या सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोला गया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तीसरा ये स्टडी किया गया कि भैया चार्ज खुद से बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर चार्जेस को बनाना है तो किसी बॉडी से चार्ज निकालना पड़ेगा, दूसरी बॉडी में डालना पड़ेगा, तब जाके चार्ज बन सकता है। अब ये कहीं ना कहीं डेली लाइफ से कनेक्टेड है। बिल्कुल है, आप डेली ऑब्जर्व करते हो। ये ट्यूबलाइट क्या अपने आप जल सकती है? नहीं जल सकती। कैसे जलेगी? इलेक्ट्रिसिटी लाके। इलेक्ट्रिसिटी इसको क्या प्रोवाइड कर रही है? चार्जेस। क्या वो चार्जेस खुद से बन रहे हैं? नहीं। वो कौन बना रहा है? डैम बना रहा है। डैम कैसे बना रहा है? वाटर की मूवमेंट करके। वाटर से क्या घूम रहा है? टरबाइन। टरबाइन किसको मूव करा रहा है? चार्ज को मूव करा रहा है। तो वहां से चार्जेस आ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पार हो रहे हैं, चल रहा है ये। तो ये तीनों रूल कहीं ना कहीं डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं आपके। ठीक है, इसके बाद जो हमने अगला टॉपिक पढ़ा था उसका नाम क्या था? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये पढ़ा था हमने। ठीक है, और कूलम्स लॉ तो बहुत सिंपल है कि भैया दो बॉडी आपस में क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। ठीक है, अब तक तुमने ये पढ़ा होगा कि दो चार्ज बॉडीज फोर्स लगाती हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना नहीं है। बट मैं आपको बोलूंगा कि दो अनचार्ज बॉडी भी आपस में क्या लगाती है? एक दूसरे को फोर्स लगाती है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया टेबल का, टेबल भी अनचार्ज है, बुक भी अनचार्ज है, लेकिन स्टिल देयर इज अ फोर्स दैट एक्सर्ट बिटवीन देम। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। क्योंकि जब हम इसको देख रहे हैं माइक्रोस्कोप लेवल पे तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं? रिपल्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ स्टडी करना क्यों जरूरी थी? ये समझ में आ गई। इससे हमको ये पता चल गया कि भैया दो चार्जेस आपस में फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ठीक है, और कभी आपने लाइफ में सुना भी होगा कि जो हाई वोल्टेज तार होती है ना, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। बोलते नहीं इसको तार ने पकड़ लिया। जब करंट पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। तो क्यों नहीं छोड़ता वो? फोर्स की वजह से। क्योंकि दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या कर लेती हैं? पकड़ लेती हैं। तो जब भी आप किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास जाओगे, या फिर बेसिकली कभी आपने वो भी किया होगा जो स्केल वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो वो चार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही होती है? अट्रैक्ट कर रही होती है। अब वो कितना अट्रैक्ट करेंगे कहाँ से पता चलेगा? इस फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन कभी भी आप क्या ये कैलकुलेट कर पाओगे Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q3 कितना है? ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप फोर्स कैलकुलेट करके चार्ज जरूर निकाल सकते हो। ठीक है, आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सारी मशीन होती है। क्या होती है? बहुत सारी मशीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कागज को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो कागज को आप मेजर कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। वो आता है ना, स्केल आता है जिसमें हम छोटे छोटे वजन को भी मेजर कर सकते हैं। उसे स्केल में रखो, वेट आ जाएगा। अब उस कागज को उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा? जितना उसका वेट है। भैया उसी को तो ओवरकम करना है आपने। ये नीचे की तरफ फोर्स लगा है क्योंकि उसका कुछ वेट है, इसी वेट को आप ओवर की तरफ कर दो तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेरे को फोर्स तो पता चल सकता है ना। अब अगर मेरे को फोर्स पता चल गया, ये मेरे को पता ही है, डिस्टेंस मेरे को पता है कि स्केल कागज से कितना ऊपर है, तो Q1 Q2 की वैल्यू नहीं पता चल सकती। और Q1 Q2 दोनों इक्वली होंगे, जितना एक प्लस में होगा दूसरा कितना होगा? माइनस में। तो यहां से मैं इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे। समझ में आई? कनेक्ट हो रहा है फोर्स। और ये सीधा सीधा लॉ किससे कनेक्टेड है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। याद है ना सबको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ किसके बारे में बात करता था? कि दो
बॉडीज, बड़ी बड़ी बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती है किसकी वजह से? मास की वजह से। और उसमें फॉर्मूला था F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। यहीं पे वो कन्वर्ट होकर इसमें आ गया। यहाँ पे दो बड़ी बड़ी बॉडीज के बीच में फोर्स की बात होती है, यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात होती है। ठीक है, ये जो समझ में आई। तो फोर्स तो हमने पढ़ लिया, दो चार्ज बॉडीज आपस में फोर्स लगाती है, भी हमने पढ़ लिया। देन एक टर्म आई जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, राइट नाउ मैं इस टेबल पर खड़ा हूं, ठीक है, और मैं उड़ नहीं रहा। मैं उड़ना चाहता हूं लेकिन उड़ नहीं पा रहा। क्यों? वेट ज्यादा है। तो तुम उड़ा के दिखा दो अगर मेरा वेट ज्यादा है तो। ठीक है, बताओ क्यों नहीं उड़ पा रहा? ग्रेविटेशनल फील्ड कि देयर इज समथिंग मैजिकल हियर, जो धरती के पास है, जो दिखता नहीं है, लेकिन समहाउ वो हमें बाइंड करता है। समहाउ क्या करता है? हमें बाइंड करता है। अगर उसे हटा दो तो हर कोई उड़ सकता है। और ये भी पता चला कि वो धरती के आसपास है, धरती से दूर नहीं है। तो यार कुछ तो ऐसी चीज है ना। तो क्या नाम दिया गया उसे? ग्रेविटेशनल फील्ड। और बोला गया कि जब तक आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो तब तक आप पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स हमेशा किसका होगा? अट्रैक्शन का होगा। वो फील ही नहीं हो रहा वो, ठीक है, दिखता नहीं है क्योंकि। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो वैसे ही हमने देखा कि जब कोई चार्ज है, इसके अगल में कोई दूसरा चार्ज रख दो तो या तो इसको रिपेल कर रहा है या इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब मैं क्या बोलता कि ये चार्ज कहाँ है? कहाँ है ये चार्ज? बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है। जैसे इंसानों के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड है, वैसे ही इसके लिए एक नई टर्म खोजेगी जिसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब तक आप एक चार्ज को किस में रखोगे? किसी दूसरे चार्ज के किस में रखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तब तक उस चार्ज पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। तो आप समझ में आया, फोर्स की अलग इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग इंपॉर्टेंस है। पहले तो आप ये चेक करोगे ना कि फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। वो कैसे चेक होगा? कि आप उस फील्ड में हो या नहीं हो। अगर मैं स्पेस में हूं तो क्या फोर्स निकालना बनता भी है? नहीं बनता, क्योंकि स्पेस में मेरे को पता है मैं ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर ही नहीं हूं। अगर मैं ग्रेविटेशन फील्ड में हूं तो ही तो फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड से क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा वीक होती है। ठीक है, अब हमको फोर्स का फॉर्मूला पता था। क्या है फोर्स का फॉर्मूला? 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ तो क्या होता है? 1/4πε0 Q2r का स्क्वायर। यही होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले में किसका डिफरेंस आ रहा है? चार्ज का। और अगर यहां पे भी आप लॉजिक लगाओ तो फॉर्मूले को कभी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मैं फोर्स के बीच बारे में बात करता हूं तो मैं बात करता हूं टू बॉडीज के बारे में, कि एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, दूसरी बॉडी पहले बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करता हूं, जैसे मैं ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में बात करूं, तो मैं किसकी ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में बात करूं? अर्थ की। क्या मैं कभी अपने बारे में बात कर रहा हूं कि मेरी भी तो एक फील्ड होगी, धरती मेरी तरफ आनी चाहिए? नहीं, दूसरी बॉडी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वैसे ही जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो भैया मेन चार्ज की तो बात करेंगे, दूसरा चार्ज कोई हो या ना हो। जैसे अगर मैं हूं यहाँ पे या नहीं हूं, क्या मेरे ना रहने से ग्रेविटेशन फील्ड हट जाएगी? वो तो तब भी रहेगी। तो मतलब एक मास तो हमेशा रहेगा ना। वैसे ही यहाँ पे इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, चाहे ये चार्ज को यहाँ रखो चाहे ना रखो। तो क्या इसमें Q2 लिखना चाहिए था? नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि दूसरा चार्ज इन्वॉल्व हो या ना हो उससे प्राइमरी वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए फोर्स के फॉर्मूले में दो चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एक चार्ज होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इतनी बात यहां तक क्लियर है? नाउ इसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम के बारे में। ठीक है, अगर मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे बनाते हैं। नाउ टेल मी व्हाई वी मेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। और भी तो बहुत सारे तरीके थे। ऐसे करके बना दो, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती थी। ऐसे करके बना दो, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती थी। ठीक है, या फिर ऐसे सेट कर दो पूरा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती थी। व्हाई साइंटिस्ट यूज दिस नोटेशंस? क्या होती है परपेंडिकुलर? चार्ज के परपेंडिकुलर होती है। तो क्यों 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 व्हाई साइंटिस्ट यूज दिस? यस, साइंटिस्ट ने सोचा कि यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी ही है तो कम से कम ऐसे तो बनाओ कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन डिनोट करे। सिर्फ डायग्राम के लिए थोड़ा बनानी है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, खाली ड्राइंग के लिए थोड़ा बनानी है, वो कुछ बतानी भी तो चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसलिए ये चूज किया क्योंकि ये आपको दो इन्फॉर्मेशन देती है। पहली इन्फॉर्मेशन ये देती है कि अगर आप इस चार्ज के अगल बगल आप एक टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो टेस्ट चार्ज जाएगा कहाँ। तो अगर मैं केवल यहाँ पॉजिटिव चार्ज ना भी बनाऊं और मैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं तो आप इजीली आइडेंटिफाई करते हैं ना कि टेस्ट फाई कहाँ जाएगा।
जिस साइड एरो है। अगर टेस्ट चार्ज ना भी हो तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जिस साइड डायरेक्शन है, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होता है। तो एरो से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका कोई भी पॉजिटिव चार्ज जाएगा कहाँ। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती है उसके बीच का जो गैप होता है वो आपको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ गैप क्या है, कम है, और यहाँ गैप क्या है, ज्यादा है। तो साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग होगी, यहाँ पे वीक होगी। तो अगर मैं कोई चार्ज ना भी बनाऊं, आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए, तो क्या आप मेरे को ये बता पाओगे कि पहली बात है पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड, एरो उस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कहाँ है, वीक कहाँ है, सही है, गैप ज्यादा गैप कम। तो हमें जो स्पेसिंग होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें क्या बता देती है, मैग्नीट्यूड बता देती है, क्या बता देती है, स्ट्रेंथ बता देती है। समझ में आया द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, डाइपोल्स के बारे में। किसके बारे में, डाइपोल्स। व्हाई वी स्टडीड अबाउट डाइपोल्स, जिसमें होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बताओ व्हाई वी स्टडी अबाउट डाइपोल्स। सब कुछ आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है। अगर आप थोड़ा सोच के देखो, क्या इस रूम में सारी चीजें सिंगल एटम की बनी पड़ी है, नहीं। एटम से तो बहुत ही कम चीजें होती है जो बनी होती है, जिसको बोलते थे हम प्योर सब्सटेंसेस। अगर 9th की केमिस्ट्री याद हो तो, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम्स। मैक्सिमम चीजें, मतलब 99.9% चीजें किसके बनी पड़ी हैं, कंपाउंड की, मॉलिक्यूल्स की। सबको पता है कंपाउंड क्या होता है, सबको पता है ना, H2O, NaOH, HCl, ठीक है, या फिर NaCl। ये सब क्या है, आइटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, यही है। अगर आप इसको तोड़ोगे भी तो आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, ये ऐसा होता है OH माइनस H प्लस H प्लस, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा सुन रखा होगा आपने। ये तोड़ोगे तो किसमें बनेगा, Na प्लस OH माइनस। ये तोड़ोगे तो किसमें बनेगा, H प्लस Cl माइनस। ये किसमें बनेगा, Na प्लस Cl माइनस। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें एक मॉलिक्यूल की बनी होती है, और वो मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट। तो जब तक आप ये स्टडी नहीं करोगे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेव कैसा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप कभी भी किसी चीज को स्टडी नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अगर खुद को भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देता हूँ, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, क्या मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ, पड़ेगा। क्योंकि मेरे अंदर भी क्या है, मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स ओरिएंट होने लग जाएंगे। ये करवा रखा है मैंने, क्या है, क्या लगेगा उन पे, एक टॉर्क, PE sin थीटा, लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं भी अल्टीमेटली डाइपोल का ही बनाऊं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मेरे अंदर भी होंगे, ठीक है, वो डाइपोल रोटेट होंगे, उनका एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट किधर तरफ जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव तरफ, अगर वहां नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर से होकर चार्ज वहां चले जाए, हैं, क्या मेरे को शॉक लग सकता है, इट कैन हैपन, ऐसा भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हो ना, उसकी जो वैल्यू हो, क्या हो, बहुत ज्यादा हो, मतलब पीछे से जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो क्या है, बहुत ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा पुश मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है, एयर में। और ऐसा एक्चुअली होता है, आपको इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है। जब बिजली कड़कती है, लाइटनिंग में होता क्या है, क्लाउड्स रब करते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता है, और वो चार्ज सारा डिस्चार्ज होता है कहाँ पे, एयर में। तो एयर एक इंसुलेटर है, लेकिन एयर कभी ये नहीं बोल सकती कि मैं चार्ज अलाउ नहीं करूंगी। अगर तुम वोल्टेज बहुत ज्यादा अप्लाई करो तो चार्ज को अलाउ करूंगी, तो उस टाइम पे वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इवेंचुअली हर कोई चीज किसकी बनी पड़ी है, डाइपोल्स की। पर हम जो फिजिक्स में स्टडी करते हैं वो होता है आइडियल डाइपोल्स, मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि आइडियल ही स्टडी कर सकते हैं। नहीं तो फिर डाइपोल तो बहुत सारे वैरायटी के आ जाएंगे, इन्फिनिट डाइपोल्स होंगे, NaCl अलग तरह का होगा, H2O अलग तरह का होगा, ठीक है। तो हम केवल आइडियल डाइपोल को स्टडी करते हैं, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी चीज किस तरह से बिहेव करती है। जैसे अभी आपने एक डेरिवेशन में स्टडी की होगी कैपेसिटर वाली, जिसको मैंने करी थी, कैपेसिटर प्लेस इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक, सॉरी उल्टा बोल दिया, डाइलेक्ट्रिक प्लेस इनसाइड अ कैपेसिटर। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक था, ये था क्या, इंसुलेटर, और इसके एंटर होने से सब कुछ चेंज हो गया था, इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया था, पोटेंशियल चेंज हो गया था, इसका कैपेसिटेंस भी चेंज हो गया था। तो इवन दो इंसुलेटर आर अफेक्टेड बाय द डाइलेक्ट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली ये भी किसका बना हुआ, डाइपोल्स का। तो सिंगल चार्ज को स्टडी करना सफिशिएंट नहीं था, इसलिए हमने किसको स्टडी करना स्टार्ट किया, डाइपोल्स को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और डाइपोल से रिलेटेड एक टर्म थी, इसका नाम क्या था, डाइपोल मोमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, P से। P क्या था, Q into में 2a,
यही होता था। अब इसको क्यों स्टडी करना है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार Q इंटू टू ए हर फॉर्मूले में आ रही थी। तो हम उसको क्या बोलते थे, एक नई टर्म नाम देते, क्या देते थे, P। Q इंटू टू ए क्यों लिखना, उसको क्या नाम दे दिया गया, डायपोल मोमेंट। ऊपर से मैंने इसको समझा हुआ है, ये मोमेंटम से रिलेटेड है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी बार बार जब अपीयर कर रहा था तो उसको क्या बोल दिया गया, मोमेंटम। ठीक है। इसके बाद हमने एक डेरिवेशन करी जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, यही कही थी मैं, जिसमें एक क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज, एक क्या था आपका नेगेटिव चार्ज। डिस्टेंस हमने बीच से लिया था और यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा था, राइट। एक अट्रैक्ट एक रिपल, सही है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो डेरिवेशन है कभी आपके रियल लाइफ में काम आएगी, है बताओ, काम आएगी नहीं आएगी? देखो अभी तो काम नहीं आएगी। अगर आप इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करते हो और आप ऐसी कोई ब्रांच में जाते हो जहाँ पे चार्जेस के बारे में स्टडी हो, सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी हो, ठीक है, तो वहां पे आपका ये डेफिनेटली काम आने वाला है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी बोलता हूँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन तो कोई भी कर देगा। आपको डेरिवेशन करते वक्त ये समझ में आता है कि भैया एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को फाइंड करने में क्या क्या प्रोसेस करी उसने। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, सबसे पहले जिसने भी ये डेरिवेशन लिखी उसने क्या करा, उसने क्या रखा यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज, और उसने फिर ये बताया कि इसमें दो फोर्सेस लगेंगे, एक इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा। उसके बाद उसने ये बताया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर या वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। इस तरीके से आप एक डेरिवेशन करते वक्त 5-6 कॉन्सेप्ट अपने समझे। अब अगर इसको नहीं भी निकालना, आपके पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये दिया हो डायपोल ऐसा दिया हो, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, इसको बोल दिया ये डायपोल है, बीच से ए और ए दिया हुआ है, और उसने बोल दिया कि इस डायपोल की वजह से या फिर बहुत सारे डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो जो आपने इंटायर डेरिवेशन करते टाइम प्रोसेस याद रखी थी, क्या वो आपके काम नहीं आएगी? आएगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टेस्ट चार्ज। यही हमने सीखा था डेरिवेशन करते, क्या रखें यहाँ पे, टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, हाँ, एक अट्रैक्ट करेगा एक रिपेल करेगा, ठीक है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही बताया था। फिर उसके बाद उसने बोला भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी, तो भैया इनको आप डायरेक्टली ऐड ही नहीं कर सकते, इनके बीच में क्या बनेगा, एक रिजल्टेंट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी। अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी कि इस पॉइंट पे अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखते हो तो अल्टीमेटली वो टेस्ट चार्ज जाएगा कहाँ, इस डायरेक्शन। ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे भी कोई टेस्ट चार्ज रखा हो तो क्या आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो आराम से? कैसे पता चला आपको? डेरिवेशन सॉल्व करते हो। इसलिए दो डेरिवेशन दी, आपकी और भी डेरिवेशन बन सकती थी, लेकिन जिसने भी आपका सिलेबस डिजाइन किया उसको समझ में आ गया था अगर इसको मैं एक्सेल वाली बता दूं और मैं इसको इक्वेटोरियल वाली बता दूं तो इसको कंप्लीटली पता चल जाएगा बच्चे को कि इसको एक्जैक्टली सॉल्व क्या करना है। एक्सेल में वेक्टर आपस में क्रॉस हो गए थे, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो कंप्लीटली कंपोनेंट का यूज ही नहीं पड़ा। लेकिन जब इक्वेटोरियल की बात आई तो वहां पे कंपोनेंट का यूज पड़ा। तो अब मेरे को बताओ, आप डायपोल के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो इजी है ना। तो क्या मेरे को डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी अब कहीं? नहीं, मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो कॉन्सेप्ट निकाल के मैं कहीं भी यूज करके बता सकता हूँ कि टेस्ट चार्ज कहाँ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद जो अगली डेरिवेशन थी वो आपकी थी कौन सी वाली, टॉर्क। अब टॉर्क वाले की बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया। इवेंचुअली हर चीज किसकी बनी पड़ी है, डायपोल्स की। और डायपोल्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो डायपोल्स रोटेट होंगे। अब रोटेट होंगे तो भैया जब तक आप एक डायपोल को स्टडी नहीं करोगे तो पूरे सिस्टम को स्टडी कर पाओगे क्या? नहीं। तो पहले एक डायपोल से स्टार्ट किया। एक डायपोल पे कितना टॉर्क लगता है, पीई साइन थीटा। टॉर्क का ये फॉर्मूला है ना, पीई साइन थीटा। तो एक डायपोल में इतना फोर्स लगता है। जब फ्यूचर में आप कभी स्टडी करोगे, आपको बहुत ज्यादा डायपोल स्टडी करने होंगे तो भी क्या दिक्कत है, बहुत सारे डायपोल होंगे तो भी स्टडी कर लोगे आप आराम से। ठीक है। टॉर्क बस आपको ये ध्यान रखना रहेगा, टॉर्क स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। टॉर्क भी वेक्टर है तो इसमें ही मल्टीप्लीकेशन हो चाहे एडिशन हो वो कौन सा लगेगा, वेक्टर का ही लगेगा। किसका लगेगा, वेक्टर का। इसके बाद हमने एक लॉ के बारे में बात करी जिसका नाम था गॉस लॉ। अब गॉस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, कोई बताएगा क्यों हम गॉस लॉ को इस्तेमाल करते हैं? क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हमको गॉस लॉ को इस्तेमाल करना पड़ा?
देखो गॉस लॉ पहली बात इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए। किसके वैल्यू निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस ने ये देखा कि भैया मेरे से पहले जितने भी साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने मेरे को ये तो बता दिया है कि अगर एक चार्ज होगा तो उससे r डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यही फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे दो चार्ज भी रख दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, इसमें ये प्लस कर देंगे 1/4πε0 Q/r²। अब ध्यान रखना वेक्टोरियली ऐड करेंगे। हाँ, अभी तो मैं ऐसे बस बता रहा हूँ, मतलब आपको ये इधर नेट इधर कहीं जाएगा। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया डेरिवेशन करते हुए। ठीक है, अब अगर एक और चार्ज रख देंगे तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इफ कि मैं आपको एक शीट दूं और उस शीट पे 100 चार्जेस हैं। कितने? अब मैं बनाऊंगा 4-5 ही, मतलब ये इतने बन गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना? बताओ। इन सारे चार्जेस की वजह से क्या पॉसिबल है? क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो, देयर विल बी टू प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर आप इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इस डायरेक्शन में होगी और इसका डिस्टेंस होगा r1। फिर दूसरी वजह से निकालोगे तो वो इधर जाएगा e1 e2, या ये e1 था ये e2 था, इसका डिस्टेंस क्या होगा? r2। ऐसे कितने डिस्टेंस बनाने पड़ेंगे? जितने चार्जेस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो अगर गॉस लॉ डिजाइन ही नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना कितना मुश्किल होता? बहुत ज्यादा मुश्किल। गॉस ने तो बहुत सिंपल कर दिया ना इसको। उसने बोला कि अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो आप सिंपल गॉस लॉ लगा दो। क्या है गॉस लॉ? उसने बोला आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या करना है? सिंपल इस चार्ज बॉडी का राउंड क्या बनाना है? एक गॉसियन सरफेस। क्या बनाना है? एक, यही बोला था, कवर कर लेना इसको इस तरीके से कि यहाँ का डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या हो? सेम हो, सेम हो। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा तो इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? सेम होगी। अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट की वैल्यू होती है, सब जगह की वैल्यू होती है? फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 1/q/r²। तो r का स्क्वायर मतलब जहां पे भी आपने डिस्टेंस लिया वहीं की तो वैल्यू होगी, तो सबकी वैल्यू थोड़ी ना होगी। समझ में? अगर आप यहां निकालोगे यहीं की तो वैल्यू होगी। तो मैं अगर केवल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसका डिस्टेंस यहां से कुछ होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर मेरे को सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। कितने पॉइंट होंगे ऐसा बताने जरा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पॉइंट निकालना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इससे अच्छा क्या है कि एक पॉइंट की वैल्यू लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके किससे? सरफेस एरिया से। इतने ही पॉइंट तो होंगे, क्योंकि जब पॉइंट बनाते जाओगे पूरा सरफेस एरिया कवर हो जाएगा। और वही इसने बोला यही किसके बराबर होगा? क्यू बाय, मतलब बेसिकली इसके अंदर जितना भी चार्ज है उसको इंक्लूड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आ गई ना बड़ी प्यार से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एस। देखो आगे सिंपल फॉर्मूला। तो नाउ यू डोंट हैव टू कैलकुलेट सो मेनी डिस्टेंसेस, कोई वेक्टर सम, कोई कुछ नहीं करना। सिंपल एक गॉस लॉ से आप किसी भी एक चार्ज बॉडी की क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके पेपर में अगर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मतलब 5-6 चार्जेस दे रखे हैं, और एक आएगा कि कोई बॉडी है उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कितने तरीके होंगे? 2 तरीके होंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, 4-5 चार्ज है, तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ E1 + E2 + E3। बट अगर एक सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है, मिलियंस ऑफ चार्जेस है, क्या वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? गॉस। और गॉस की भी कितने डेरिवेशन बताए उसने? 3 डेरिवेशन बताई। क्योंकि 3 डेरिवेशन करने के बाद आपको एक्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि भैया गॉस लॉ एक्चुअली में लगता कैसे। सब में सेम ही कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के बाद जितने सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो करो, उसके बाद क्या कर दो? सबको प्लस कर दो, और वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस पूरे ही चैप्टर में हमने किसके बारे में बात करी थी? 2 क्वांटिटी के बारे में बात करी घूम फिर के। अगर आपको याद है तो कौन सी 2 क्वांटिटी है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। किसके बारे में बात करी हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। और दोनों ही कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। मतलब पहले चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मेनली वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि किसी को भी अब डाउट है कि क्यों हम, क्या आपने पढ़ा, कैसे हमको यूटिलाइज करना है, कर लोगे, क्वेश्चंस लगा लोगे अब। ठीक है, सेकंड चैप्टर में चले अब हम। अगला क्वांटिटी आपको आती है पोटेंशियल। किसकी बात होती है? चलो बताओ। बाय भी पोटेंशियल। जब मेरे पे भैया फोर्स भी आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर, दूसरा मेरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ये है, ये है। तो मान लेते हैं एक हमारे पास चार्ज है
और यहाँ पे एक Q1 है और यहाँ पे मैंने दूसरा चार्ज रखा Q2, तो मेरे को ये भी पता है कि किसको फोर्स कहाँ लगेगा, लगेगा इस डायरेक्शन में, लगेगा ना। और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगी किस फॉर्मूले से, 1/4πε0 Q बाय आर का स्क्वायर। तो दोनों चीजें निकल जाएंगी। तो फिर पोटेंशियल की नीड क्यों पड़ी, वाई वी नीड पोटेंशियल, और पोटेंशियल को अलग से आइडेंटिफाई क्यों करना पड़ा, बताओ, तो बताएगा किसी के पास कोई आइडिया? सारी चीजें आप 11th में पढ़ चुके हो, बस आपका दिमाग क्लिक नहीं कर पा रहा। देखो, अगर मान लो ये अर्थ होगी, ठीक है, इसके ऊपर एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, और मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे एक बेसिकली बॉल है और ये बॉल ना मतलब वो हो गया घूम के नीचे गिरेगी ऐसा करके, ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये बॉल गिरी क्यों, बताओ? ग्रेविटेशन फील्ड पहले चैप्टर से कनेक्टेड है, ग्रेविटेशन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से गिरी। जब ये गिरी तो इसके पास क्या थी जिसकी वजह से गिरी? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी से तो वर्क किया, तो इस पे एक फोर्स लग रहा था फोर्स नीचे की वजह से। तो फोर्स हमें ये बता देता है कि कितना नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, है ना, F=ma होता है, मतलब कितनी स्पीड से नीचे आएगा, ठीक है। बट क्या मुझे ये बता देता है कि इस पे कितनी एनर्जी है या ये कितना वर्क करेगा? बताओ, क्या ये बता देता है? ये फोर्स कभी आपको ये बता देगा कि कितना वर्क करेगा ये? बोलो, अरे बता तो देगा, कैसे बताएगा? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है ना, यही तो होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये कर दो कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है और कितनी डिस्प्लेसमेंट लग रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? बट द प्रॉब्लम इज, जहां पे ये फॉर्मूला फेल हो जाता है और जहां पे हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ गई कि फोर्स हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। क्या बोला मैंने? आप यहां पे फोर्स अलग होगा, जैसे ही बॉल ड्रॉप होगी यहां पे फोर्स अलग होगा, यहां से लेकर यहां तक फोर्स की कितनी वैल्यूज होंगी? इनफिनिट। तो क्या पुट करोगे यहां पे? कुछ भी नहीं। तो क्या करा था हमने, याद आ रहा है किसी को? हाँ, वी डिफरेंशिएटेड इट। उसको जब हमने सॉल्व किया था एक फॉर्मूला आया था, क्या आया था वो, किसी को याद है? 12mv²। तो अल्टीमेटली क्या बन गया? एनर्जी बन गई। तो सॉल्व कर रहे थे हम फोर्स के लिए, बन गई एनर्जी, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझ में आया कि फोर्स कुछ चीजों का आंसर नहीं दे सकता। किस चीज का आंसर नहीं दे सकता? वर्क का। फोर्स वर्क का तभी आंसर दे सकता है जब फोर्स कांस्टेंट हो, जब हर पॉइंट पे फोर्स क्या लग रहा हो, सेम ही लग रहा हो। लेकिन अगर फोर्स ही कांस्टेंट नहीं है तो आप वर्क निकाल ही नहीं सकते। आपको वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी सिर्फ डिपेंड करते इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, बीच में एनर्जी डिपेंड नहीं करती। यही फॉर्मूला था। अगर आप पोटेंशियल का भी करो तो mgh था। क्या ये फॉर्मूला कहीं चेंज होता था? नहीं होता था। तो इसी रीजन की वजह से एक नई क्वांटिटी खोजनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है? पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल के पता होने से मुझे ये पता चल जाएगा कि कोई भी चार्ज कितना वर्क करेगा, है ना। इसीलिए इसका फॉर्मूला भी क्या था? V=W/Q। यही फॉर्मूला है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। तो अब कभी भी आपको, जैसे मान लो यहां पे एक चार्ज दिया हो, मान लो एक चार्ज है Q1, ठीक है, और एक और चार्ज है Q2 यहाँ पे, ठीक है, और इसका वर्क निकालना है। क्या निकालना है इसका? वर्क। अब मेरे को बताओ, तो आप वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाओगे या वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला सही आंसर देगा? पहला वाला क्या सही आंसर देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अभी जो फोर्स लग रहा है वो तो यहाँ पे लग रहा है ना। जैसे ही थोड़ा आगे गया फिर तो फोर्स चेंज हो जाएगा, फिर फोर्स और चेंज और चेंज और चेंज और चेंज, ऊपर से चलो चेंज हो भी जाएगा। तो आप मेरे को ये बता दो ना, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी? ये चार्ज को कहाँ तक भेज सकता है? क्या आपके पास का आइडिया है? नहीं है ना आइडिया। लेकिन पोटेंशियल वो चीज़ सॉल्व कर देती है, क्योंकि पोटेंशियल बोलती है कि मुझे पूरे डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस ये बताओ कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल है कितना। इस पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल है 100। कितना है पोटेंशियल? 100। और कौन से चार्ज को रखा गया? मान लो 2 कूलम का चार्ज को रखा पड़ा है, तो कितना वर्क आ जाएगा? 100 इंटू में कितना आ जाएगा? 200 जूल, ठीक है। तो इसीलिए पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? किसी को याद है पोटेंशियल का फॉर्मूला? V = 1/4πε0 Q/r
आर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्यों बना, ये समझ में आया, ये फॉर्मूला क्यों बना। यहां पे Q1 Q2 था, क्योंकि फोर्स हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से होता है, पोटेंशियल किसकी वजह से हो सकता है, एक चार्ज की वजह से हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप खुद बताओ। पोटेंशियल मतलब क्या है, चलो इससे समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को ये बताना। चलो, एक बॉल यहां से मतलब ऐसे जाके ना यहां पे आएगी, और एक बॉल यहां से जाके यहां पे आएगी, ठीक है। दोनों में से किस बॉल के पास ज्यादा पोटेंशियल है, अगर ये ए है ये बी है ए पे ज्यादा पोटेंशियल। अच्छा, ये पोटेंशियल आया कहां से, ए के पास, लेकिन हाइट से फर्क क्यों पड़ रहा है, क्यों फर्क पड़ा हाइट से, है। अरे बेसिक्स में जाओ ना, किसी भी प्रॉब्लम को तोड़ दो बिल्कुल। हाइट से क्यों फर्क पड़ रहा है, क्यों हाइट से फर्क पड़ रहा है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट अलग अलग, तो क्यों फर्क पड़ रहा है, हाँ। यस, ग्रेविटेशन, क्योंकि दोनों ग्रेविटेशन में, और ग्रेविटेशन भैया ज्यादा ऊपर वाले को ज्यादा ज्यादा नीचे खींचेगा, इसको कम नीचे खींचेगा, ठीक है। तो ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, इस पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा हाइट पे रखा है, और ज्यादा हाइट में होने की वजह से ये अर्थ से ज्यादा दूरी पे है, अर्थ से किस पे दूरी पे, ज्यादा दूरी पे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। अब मेरे को क्या बताओ कि क्या मैंने ये एंटायर पाथ वे क्रॉस किया, मतलब ये मेजर किया, या फिर सिर्फ मैंने ये निकाल लिया कि भैया इस पॉइंट पे ना कुछ भी रख दो, तुम बॉल रख दो या डब्बा रख दो या कोई डॉल रख दो, सब पे इतना ही पोटेंशियल होगा। बताओ, तीनों बॉडी पे अलग अलग पोटेंशियल होगा या तीनों बॉडी पे सेम पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि तीनों की हाइट क्या है, सेम है। तो आप मेरे को बताओ कि क्या पोटेंशियल टू सिस्टम पे डिपेंड करेगा या सिर्फ एक सिस्टम पे, एक सिस्टम में, किस कौन से सिस्टम पे, जो पोटेंशियल की वजह है। यहाँ पे पोटेंशियल की वजह क्या है, अर्थ को हटा दो, हाइट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो वैसे ही अगर यहाँ पे दो चार्ज हैं और मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो इस चार्ज की अकेले की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि यही तो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, यही तो वर्क करवाएगा। तो इसीलिए पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या आता है, एक ही चार्ज आता है, दो चार्ज की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक ही डिस्टेंस क्यों आता है, ये कोई बताएगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। जब आप फोर्स की वैल्यू यहां से पुट करते हो तो भैया एक आर से एक आर कट जाता है, बचता क्या है आपके पास, एक ही बच जाता है, ठीक है। ये समझ में आई। तो नाउ आपको किसी भी पूरे चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वर्क निकालना है तो किसका फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला। फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। एक बहुत सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉस, ठीक है। इसके बाद एक चीज और मेरे को आपको समझानी है, बस उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसी में और ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको और समझ जाओगे तो फिर सारी चीजें आपको दिमाग में है, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो, बस ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी, जब मैंने एक Q1 रखा और ये प्लस है, ये Q2 रखा, पोटेंशियल आपको ये बताता है कि ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है। बट जब हम रियलिटी की बात करते हैं, अब इसको ग्रेविटेशन से कनेक्ट नहीं करूंगा, जब मैं रियलिटी की बात करूंगा तो मेरे को एक बात बताओ कि ये चार्ज क्या खुद भी यहाँ फिक्स रहेगा, अगर ये चार्ज को मैं यहाँ ले आए, क्या ये यहाँ खुद फिक्स रहेगा, नहीं ना, ये भी तो रिपेल होगा, ये भी रिपेल होगा। एक्चुअल में तो दोनों में फोर्स लगता है कि नहीं लगता। तो इस पूरे सिस्टम को एक ही जगह पे फिक्स करने के लिए किस किस पे मेरे को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, दोनों पे। इस पर भी मेरे को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, अगर मेरे को इसको और पास लेके आना है तो दोनों पे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो ये दूर चले जाएगा, इसको आगे जाऊंगा तो ये दूर चले जाएगा। और अगर मैं इसमें Q3 भी ले आऊं, क्या मेरे को और ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी अब, क्योंकि मेरे को तीन चार्ज को संभालना है। और मैं चौथा ले आऊं तो अब मेरे को बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या एक चार्ज पर डिपेंड करिए या सारे चार्ज पर डिपेंड करिए, तो क्या फॉर्मूले में चेंज आना चाहिए, केवल 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, अब क्योंकि ये केवल दो चार्जेस के लिए बोल रहा हूँ, अगर तीन चार्ज होंगे तो Q1 Q2 भी, Q2 Q3 भी, Q1 Q3 भी, क्योंकि 3 को ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, मेरे को डबल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है उसको यूज करने के लिए। तो टोटल चार ही फॉर्मूले हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। पहला है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4 Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर का स्क्वायर। पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर, और पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर नहीं आर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मेरे को बताते जाना किस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको आ चुका है दोनों चैप्टर। कैपेसिटर तो खैर कर ही लोगे, कैपेसिटर में तो वो किसी से कनेक्टेड है ही नहीं। चलो, अगर मान लो मेरे पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q3 है, ठीक है, और यहाँ पे मैं Q प्लस एक चार्ज लेके आया, और मुझे निकालना है कि ये चार्ज कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाय Q प्लस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताएं जरा, बताओ। पोटेंशियल एनर्जी है विनायक, पोटेंशियल का लगेगा, पोटेंशियल का लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लगेगा कोई बताएगा? क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि ये चार्ज कितना वर्क करेगा, मैंने ये नहीं बोला कि पूरे सिस्टम को संभालने में कितना वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम को संभालता है, अभी बताया मैंने आपको, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भी ध्यान, इसको। लेकिन पोटेंशियल मतलब सिर्फ इसकी बात हो रही है, तो उसके लिए मेरे को वर्क निकालने के लिए सिर्फ मेरे को किसका पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। अगर मैं W=VQ कर दूं, वर्क निकल जाएगा बड़ी देर से। इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, निकल जाएगा ना, फॉर्मूला पोटेंशियल। अगर ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस कितना है R2, ये डिस्टेंस कितना है R3, तो पोटेंशियल कितना आएगा बताएं जरा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही आएगा पोटेंशियल। और तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है, तो तीनों ही डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो तीनों का ही पोटेंशियल मान लो, एक का 10 है, दूसरा का 20, तीसरा का 30, तो कितना पोटेंशियल आ गया टोटल 60। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 60 इंटू में जिस चार्ज को मूव कराना है वो हो गया Q प्लस, तो इतना वर्क करेगा। समझ में आया? जब हम एक ही चार्ज का वर्क के बारे में बात करेंगे तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल का। लेकिन अगर मैंने इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने बोला कि भैया मैं चार चार्ज को लेके आया, कहाँ से, इन्फिनिटी से, चार चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया, और चारों चार्ज को मेरे को असेंबल करना है कितने डिस्टेंस में, आर के डिस्टेंस में। कितने डिस्टेंस में, आर के डिस्टेंस में। तो मेरे को बताओ कि मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, क्यों, क्योंकि अब पूरे सिस्टम को अरेंज करना है आपने। एक को अरेंज करोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे करोगे पहला नाराज हो जाएगा। इसको अरेंज करते ये इधर भागने की कोशिश करेगा, जैसे इसको करोगे ये दोनों भागने की कोशिश करेंगे। आपको कंटिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी का क्वेश्चन चेंज होकर भी आता है कि आपके चार चार्ज हैं आर के डिस्टेंस पे, कितने कितने पे, आर का डिस्टेंस Q4, ठीक है, अब राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार हो रही है, आर का डिस्टेंस में। तो बताओ ये सिस्टम कितना वर्क करेगा इन्फिनिटी जाने में, तो अभी भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में हमको वर्क करना पड़ेगा, इस केस में ये अपने आप ही वर्क कर लेगा। अभी आपने बात कर रखा था, जैसे ही आपने छोड़ा सारे चार्ज इधर उधर हो गए, तो किसने वर्क किया, सिस्टम ने। लेकिन कितना वर्क किया होगा, जितना पहले आपने किया था उतना इसमें। जैसे ये पेन है, इसको मैं उठा के कर दूं, कितना वर्क करेगा, जितना मैंने किया। पहले मैं सिस्टम को पॉजिटिव एनर्जी देता हूं, फिर वही वो वापस एनर्जी खर्च कर देता है। तो जब भी बहुत सारे सिस्टम और चार्जेस की बात रहेगी तो क्या लगाएंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी। एक चार्ज की बात करेंगे तो पोटेंशियल, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल फॉर्मूला। लेकिन अगर जब सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे तो गॉस लॉ, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर है, यहां तक सारे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। अब आपका एक कॉन्सेप्ट था कैपेसिटर को लेके, किसको लेके, कैपेसिटर को लेके। कैपेसिटर तो बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको समझाया था। कैपेसिटर क्या होता है, बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि किसको स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब ये अब तक तो समझ में आ गया कि चार्ज ये अपने आप तो मूव करेगा नहीं, क्यों इसमें चार्ज स्टोर होना चाहिए, क्या चार्ज खुद से जाएगा कि मैं इसके अंदर स्टोर हो जाऊं, नहीं, उसको क्या लगाना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल। अब देखो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्या लगा रहे हैं हम, क्यों लगा रहे हैं पोटेंशियल है, हमें क्यों चाहिए पोटेंशियल चार्ज को स्टोर करने के लिए, बताया कोई, बोलो बोलो। इतना मैंने पूरे 1 घंटा क्यों बैटरी की रिक्वायरमेंट है यहां पे चार्ज को स्टोर करने के लिए, यस एग्जैक्टली, क्योंकि पोटेंशियल से ही चार्ज क्या करता है, वर्क करता है। अरे ये भी याद आया, V = WQ,
यही है। क्या बैटरी पे स्टोर्ड हुआ चार्ज अपने आप यहाँ जाएगा? नहीं ना, किसी को उसको क्या करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। अब वो कहाँ से पता चलता है? पोटेंशियल से। तो जब भी आप बैटरी लेते हो, एक है 2 वोल्ट की एक बैटरी, एक है 200 वोल्ट की बैटरी, किस चीज का फर्क है बताने जरा, किसका फर्क है? पोटेंशियल का फर्क है। 2 वोल्ट और 200 वोल्ट में किस पोटेंशियल का जो फर्क है वो कितना ज्यादा फर्क है, मतलब कैसे पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क है? क्या किस चीज का फर्क आ जाएगा? जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या दोनों सेम प्रेशर से जाएंगे? नहीं, इसी चीज का फर्क है। इससे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास वर्क करने की काबिलियत क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है। उसके सामने कितनी ही आप रेस्ट्रिक्शन रख लो वो फिर भी चले जाएगा। आपका रेजिस्टेंस वर्क ज्यादा होगा तो भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर 2 वोल्ट का होगा तो वो उतना वर्क नहीं कर सकता क्योंकि पोटेंशियल ही कम है। तो जब भी हम बैटरी लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, उस पर जो हम वोल्टेज देखते हैं, तो वोल्टेज से आपको क्या समझ जाना चाहिए कि ये वर्क कितना ज्यादा कर सकता है। अगर ये फैन चलना कम हो जाए, स्पीड कम हो जाए, तो क्यों हुई स्पीड कम? क्योंकि पोटेंशियल कम हो गया। भैया पीछे से जो इलेक्ट्रॉन को पुश आ रहा था, प्रेशर लग रहा था कि भैया जाना ही जाना है, वो नहीं आ रहा उतना। तो इलेक्ट्रॉन की मजबूरी नहीं है इससे गुजरना, वो बीच में रुक जा रहा है, वो उतनी स्पीड से ही नहीं आ रहा, तो ये घूम ही नहीं रहा। क्योंकि वही एनर्जी तो अल्टीमेटली यहाँ कन्वर्ट होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया? तो इसीलिए कभी भी दो प्लेट आपस में अपने आप तो चार्ज स्टोर नहीं करेगी, आपको एक सिस्टम लगाना पड़ेगा जो चार्ज को पुश करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम? पोटेंशियल। ठीक है। और कई बार इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते थे, कई बार पोटेंशियल भी बोलते थे, दोनों में बस एक ही फर्क है। जब इनिशियल बैटरी होगी ना तो इधर साइड पूरा 0 होगा, इधर साइड पूरा 2+ होगा, तो अभी ये पोटेंशियल होगा। ठीक है। पोटेंशियल का मतलब होता है जब आपका रेफरेंस पॉइंट 0 हो। क्या हो? आप 0 से बात कर रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जब आपका रेफरेंस पॉइंट ही 0 ना हो। मतलब अगर मान लो ये सीढ़ी है, यहां से यहां तक आप मेजर कर रहे हो वो पोटेंशियल है, लेकिन यहां से यहां जो मेजर करोगे वो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल खर्च हो चुका है। इतना ही फर्क होता है खाली, बस। दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है। क्या? वर्क डन बाय चार्ज या वर्क डन ऑन द चार्ज। ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? इतनी समझ में आई कि नहीं आई? अब इसी से आपको ये पता चल जाएगा कि सीरीज और पैरेलल को देखते कैसे। जैसे एक क्वेश्चन था, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। ठीक है। अब अगर आपको पूरा 1 घंटे का लेक्चर समझ में आया तो सीरीज पैरेलल देखना बहुत आसान है। किसी भी कैपेसिटर को अगर चार्ज मिल रहा है जिस पे उतना ही प्रेशर था जितने प्रेशर से वो रिलीज हुआ था, तो मतलब उस कैपेसिटर को सारी एनर्जी मिल रही है। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो वो कैसा कनेक्शन हो गया? वो पैरेलल। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में यूज्ड अप हो गया है तो वो कैसा कनेक्शन हो गया? सीरीज। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस कैपेसिटर में कभी भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जा सकता है? नहीं जा सकता। उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी। तो उसके पास क्या उतना ही पोटेंशियल रहेगा? दोबारा ध्यान का बेसिक्स पे, पोटेंशियल क्या है? वर्क करने की काबिलियत। तो उसने ऑलरेडी कुछ वर्क तो यही कर दिया ना, क्या करने में? इसको चार्ज करने में। तो क्या यहाँ पे वही सेम वर्क कर पाएगा? नहीं। इसी वजह से सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया इनका पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि चार्ज की काबिलियत ही खत्म हो गई है। ठीक है। यहाँ पे पहले चार्ज बेचारा यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा। अच्छा ये बताने, ये और ये सीरीज में पैरेलल में? पैरेलल में। अब इसको इस तरह समझना, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से पॉजिटिव भी तो जाएगा, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो भी फ्रेश होगा। ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? अल्टीमेटली जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ये समझ में? ऐसा किसी के पास असाइनमेंट रखा पड़ा है? ये तो दुर्गेश के पास होगा। अरे तुम भी बच्चों ऐसा कुछ बना लो या फिर पेस्ट वेस्ट कर लो, ये खो जाएंगे। इतने बहुत अच्छा बना रखा है लड़की ने। आओ भाई आओ।
ठीक है, चलो एक बस लास्ट टॉपिक में तुमसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे हम। अब वो क्या है, देखो ये आपको दिख रहा होगा एक स्क्वायर है, स्क्वायर है। आपको क्या निकालना है, ओ पॉइंट पे। अगर मेरे को ओ पॉइंट पे वर्क निकालना है, क्या निकालना है, वर्क। ओ पॉइंट पे क्या निकालना है, वर्क। तो बताओ क्या ये निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, है ओ पॉइंट पे वर्क। मानवी जी, मानविका जी, ओ पॉइंट पे वर्क निकलेगा, है? अभी भी क्वेश्चन सुनिए, मैं कह रहा हूँ ओ पॉइंट पे वर्क निकालना है। क्या? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो। हाँ एग्जैक्टली तुम वर्क निकालोगे किस पे करना है वर्क, या किस पे होगा वर्क? कोई है ही नहीं चार्ज। अगर मैं बोलता कि भैया एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाके कहाँ प्लेस करना है आपको, ओ पे प्लेस करना है, तो वर्क निकालो। तब तो वर्क होगा भी, क्योंकि आप चार्ज को मूव करवा रहे हो। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगता? हाँ, आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं कि ओ पॉइंट पे पोटेंशियल है कितना। कैसे फाइंड होता है ओ पॉइंट का पोटेंशियल, बताना जरा, क्या फॉर्मूला लिखूं? अच्छा, ओ पॉइंट पे किस किस की वजह से पोटेंशियल होगा? चारों। क्या लिखेंगे हम, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, ऐसे ही करेंगे। सही है। क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है? स्केलर है। तो क्या डायरेक्शन मायने रखती है? नहीं। हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। इन सब का ही पोटेंशियल यहाँ प्लस हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो आ गया 100, आ गया 100, मतलब इस पॉइंट पे 100 है, इस पॉइंट पे 100 है। अब इसको कनेक्ट करो यहाँ से, कि अगर मान लो एक इस तरह से सीढ़ी है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल है, इसका पोटेंशियल 10 है, इसका पोटेंशियल 20 है, इसका पोटेंशियल मान लो 100 है। अगर मेरे को इस बॉल को 20 पोटेंशियल पे ले जाना है, तो क्या ये बॉल खुद जाएगी? नहीं। किसको ले जाना पड़ेगा? मुझे। कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो से कहाँ लेके जा रहे हैं हम, 20 पे, यही है ना? तो 20 वर्क करना पड़ेगा। इनटू में अगर मेरे को 100 ले जाना होता तो 100 वर्क करना होता। ठीक है। अब एक और चीज सोचना, अगर ये मास 1 kg की है और एक 100 kg का है, क्या दोनों में सेम वर्क करना पड़ता? नहीं, इसमें ज्यादा वर्क होता है, इसमें कम वर्क होता है कि नहीं? तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हमें, पहले तो कितने कहाँ ले जाना है, 20, ऊपर से मल्टीप्लाई में मास, क्योंकि जितना मास होगा उतना ज्यादा। तो वैसे ही यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है मान लो 100, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जिस चार्ज को लेके आ रहे हो। क्योंकि अगर ये चार्ज मान लो प्लस का 2 गुलाम है और एक है 200 का गुलाम, किस पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? 200 पे, क्योंकि 2 वाला तो इजीली आ जाएगा ना, उसको रिपल्शन कम होगी। 200 वाले को ज्यादा रिपल्शन होगी, 200 को लाना और ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए पहले तो आपने पोटेंशियल फाइंड आउट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया किसको, पोटेंशियल से। क्योंकि अगर पोटेंशियल नहीं मतलब चार्ज से, अगर 100 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, 200 जूल, और 100 को किससे करोगे, 200 से तो कितना आएगा, 20,000 जूल। तो क्या लॉजिक सही बैठ रहा है? सही बैठ रहा है ना, क्योंकि ज्यादा बड़े मैग्नीट्यूड के चार्ज में ज्यादा वर्क हो रहा है, छोटे कम मैग्नीट्यूड में छोटा। इसीलिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, पहले तो उस पॉइंट का क्या निकालो, क्या निकालो बताओ, पोटेंशियल, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, कौन से चार्ज, जिस चार्ज पे तुम वर्क करने वाले हो। समझ में आया? इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर इस ओ पॉइंट पे ऑलरेडी एक चार्ज रखा गया है +2 गुलाम का, तो बताओ ये चार्ज कितना वर्क करेगा इन्फिनिटी जाने में। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर से सेम ही फॉर्मूला लगेगा, बस एक बार तुम कर रहे थे, अब ये खुद कर लेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात समझ में आ गई? तो कभी भी आपसे वर्क के लिए बोलेगा और वो भी किसी पॉइंट पे बोलेगा, तो ध्यान रखना उस पे के लिए कोई चार्ज भी होना चाहिए, बिना चार्ज के आप वर्क नहीं निकाल सकते, क्योंकि किस पे कर रहे हैं वर्क वो नहीं पता चल रहा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर फिर से ये ओ पॉइंट है और मैं बोल रहा हूँ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, तो बताओ क्या मेरे को कोई चार्ज की जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? है टेस्ट चार्ज तो बस खाली डायरेक्शन के लिए होता है ना, बाकी तो उसको रखो ना रखो क्या ही मतलब है। रख भी दोगे तो भी उसको काउंट तो करते ही नहीं, करते तो किसको हम, इसी चार्ज को तो करते हैं। लास्ट में भी कहाँ यूज हो रहा है, क्यू नॉट भी यूज हो रहा है, नहीं। तो आप रखो ना रखो एक ही बात है। अब मैं इसकी वजह से यहाँ होगा, 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 क्या मैं इसको ऐसे डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? वेक्टर है, वेक्टर में वेक्टर का डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। इन दोनों की वजह से ऊपर होगा, इन दोनों की वजह से नीचे होगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना, ये ऊपर वाले मैग्नीट्यूड मान लो ये 10 आ गया, फिर इन दोनों को सॉल्व कर देना, इसका मतलब मान लो 8 आ गया, तो 10 - 8 क्या हो जाएगा, 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क आया,
पोटेंशियल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्टली ऐड नहीं होता। यही फर्क है, बाकी दोनों एक पॉइंट पे निकल सकते हैं। सही है, ये सही है। अगर इसी में मैं बोल दूं कि ओ पॉइंट पे फोर्स निकालो, क्या निकालो? फोर्स। अब बताओ क्या दूसरे चार्ज की जरूरत है? अब तो बिल्कुल है ना, क्योंकि फोर्स लगेगा तो किस पे लगेगा? Q1 तो रख लोगे, Q2 क्या रखोगे? Q2 होना तो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई Q2 हुआ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बताना जरा इस पर। क्या डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगा? नहीं, फिर से ये इन दोनों के बीच का फोर्स मतलब 2 × Q, फिर इसका 2 × फिर से Q, इनका पहले निकालना पड़ेगा वेक्टर, वेक्टर फिर वही वापस प्रोसेस, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं ओ पे, तो क्या ये क्वेश्चन सही है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ओ पे? नहीं, ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पूरे सिस्टम को अरेंज करने में। एक पॉइंट की कोई एनर्जी नहीं होती। तो आप इन सारे चार्जेस को लेके आओगे तो उसमें कितनी एनर्जी खर्च होगी, उसी को क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क। तो पूरा लॉजिक क्लियर हुआ? क्लियर है? अब समझ में आया पहले दो चैप्टर और दूसरे जो, मतलब पहले फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में क्या फर्क है? फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। बाकी कैपेसिटर तो खैर अलग ही यूनिट होगी पूरी की पूरी, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आए टैकल कर लोगे, पक्की बात है। बाकी ये है कि विद प्रैक्टिस ही कर पाओगे, अभी तो एकदम से तो खैर नहीं होंगे। ये लो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे हम, मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी।